नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे जीवन की परीक्षाओं में सफलता प्रदान करें। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का पुराना पेपर। 2014 में ये वैकेंसी आई थी और 2016 में यह पेपर हुआ था। उसके बाद आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसीज नहीं आई हैं और अब यह सुनहरा मौका हमें मिल रहा है, तो उसी की तैयारी करेंगे हम और किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे इस पुराने प्रश्न पत्र के माध्यम से। साथ ही साथ वीडियो के अंत में देखेंगे कि इस पुराने प्रश्न पत्र से क्या हमने सीखा, यानी पेपर किस प्रकार सेट होता है। यह आपका प्रथम पेपर जो है उसका प्रश्न पत्र है। इसके बाद आपका जो द्वितीय पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास वाला, उससे संबंधित भी पेपर मैं अपलोड कर दूंगी। और हाँ, वीडियो 2-3 दिन के अंतराल के बाद आया, इसके लिए मैं खेद चाहूंगी क्योंकि इस प्रश्न पत्र को लिखने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। अब आपको वीडियो नियमित मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के, उन सबका उत्तर देंगे वीडियो के बीच में। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। और जैसा कि आप जानते हैं प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाने का तरीका मेरा यही है कि जहां ऑप्शंस पढ़ना आवश्यक नहीं हो या लिखना आवश्यक नहीं हो, मैं वो नहीं लिखती। अपने नोट्स तैयार करती हूँ तब भी मैं ऐसे ही लिखती हूँ और आप लोगों को करवा रही हूँ तो भी मैं वैसे, मतलब जब भी मैंने नोट्स कभी तैयार किए थे तब ऐसे ही किए थे और आपको भी मैं ऐसे ही करवाऊंगी। जैसे कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अबहट्ठ। दूसरा है सिंधी भाषा का जन्म कौन सी अपभ्रंश से हुआ है? ब्राचड़ से। आज के प्रश्न पत्र में जो हम प्रश्न देखेंगे इनकी संख्या होगी 150 और इतनी ही संख्या हमारा जो पेपर आने वाला है उसमें भी इतनी ही संख्या में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो मैंने आपको राजस्थान स्लेट के जो पेपर करवाए थे 98, 99, 2000 वाले, उनको यदि आपने कर लिया है तो आपको यह प्रश्न पत्र बहुत ही आसान लगेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि आप ये ना सोचें कि ये 98 का प्रश्न है तो ये 2021 में क्या काम आएगा। इस प्रश्न पत्र के बाद ये भी 2016 का ही है, लेटेस्ट इसे ही मान सकते हैं हम, इसके बाद तो कोई हुआ नहीं है। तो आप देखिए कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं, यानी प्रमाण सहित आज यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार पुराने पेपर्स में पूछे हुए प्रश्न रिपीट होते हैं। अभी तक नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को क्या कहा? तो इन्होंने साहित्यिक अपभ्रंश को नाम दिया था पुरानी हिंदी। बहुत ही प्रमुख प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। नेट की पेपर आपने सॉल्व कर लिए हैं तो यह प्रश्न पत्र आपको और भी ज्यादा आसान लगेगा, लेकिन अभी तक भी नहीं किए हैं तो हम सभी जानते हैं कि कम समय में हमें अधिक तैयारी करनी है। तो नेट के पुराने पेपर जरूर देखिए और सबसे ज्यादा आरपीएससी स्लेट के जो पुराने पेपर हैं चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो जरूर देखिएगा। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है? तो चित्रावली इसका सही उत्तर होगा। चित्रावली के रचयिता कौन है? उस्मान। और चित्रावली की भाषा कैसी है? अवधी। यह सूफी काव्य के अंतर्गत आता है। अब मैंने आपको चित्रावली का ये स्लेट वाले एग्जाम में के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें भी ट्रिक बनाई थी कि उसके समान चित्रों की अवली कोई नहीं बना सकता, तो ठीक है। इसके अलावा ऑप्शंस को हम जरूर देखेंगे क्योंकि इससे हमारा एक और प्रश्न तैयार होता है। किस प्रकार? अब अपभ्रंश की रचना कौन कौन सी है? तो अपभ्रंश की रचना है पयुमचर्यु, पाहुड़ दोहा और भविष्यत कथा। ये सभी अपभ्रंश की भाषाएं। पयुमचर्यु स्वयंभू की है, पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की। अब चलिए, थोड़ा सा मेरे को याद नहीं आ रहा है, अभी याद तो है लेकिन शायद जबान पे नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता मिली है? तो इसका सही उत्तर है 343। रट लीजिए, भाषा से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। नहीं पूछा तो जाएगा पर यह वाला प्रश्न अधिकतर रिपीट होता रहता है। मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है मेरठ, और यही आपकी मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है वही खड़ी बोली का भी क्षेत्र है। दोनों प्रश्नों का उत्तर यही होगा। अवधी भाषा के कवि
कौन से नहीं है। तो अब हमने देखा कि चित्रावली के रचयिता कौन है, उस्मान, तो ये तो अवधी के हो गए। जैसिका, पद्मावत, तो ये 2 अवधी भाषा के ग्रंथ हो गए। अब कुतुबन, तो कुतुबन की भी जो रचना है मृगावती, वह भी अवधी के अंतर्गत आती है। और नंददास हैं भक्त कवि, तो फिर सही अवधी भाषा के कवि कौन से नहीं है, नंददास, क्योंकि यह अष्टछाप के कवि भी हैं, अतः यह भक्ति काल के कवि हो गए हैं, मतलब माने जाएंगे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है। प्रश्न यह है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है। तो अंतर्वेदी नाम किसको दिया है, ब्रज भाषा को। हिंदी और उर्दू के बीच का सरल भाषा, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा को क्या कहते हैं। तो जो हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा है उसे हिंदुस्तानी कहते हैं, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के शब्द समाहित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली कौन सी है, मालवी। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। प्रश्न सुनते ही आपको हंसी आएगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रश्न अभी जो आपको उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाया है, उसमें मैंने आपको जितने भी प्रश्न करवाए हैं वो सब में से बहुत सारे प्रश्न यहाँ रिपीट हो रहे हैं। उसमें भी ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि आप पूर्वी हिंदी की बोली जरूर रट लीजिएगा। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी के क्षेत्र की हैं, और ऑप्शन में इसमें से एक ना एक बोली होगी। तो ये बघेली है, बघेली क्योंकि पूर्वी हिंदी की है तो पश्चिमी हिंदी की नहीं हो सकती। एज इट इज प्रश्न उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में भी पूछा गया है। आगे देखते हैं, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा दोनों को मिलाकर जो भाषा बनती है वह बनती है पिंगल। हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है, कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये तो है। धौलपुर नहीं है, क्योंकि धौलपुर आ गया अपने भरतपुर और आगरा के इधर, मतलब उत्तर प्रदेश वाले एरिया में आ जाता है। कौरवी का संबंध किस भाषा से है, तो पश्चिमी हिंदी से है। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है, तो इसका विकास हुआ है कुटिल लिपि से, ठीक है। उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद है उत्धन शिष्ट। अब ये जो 15 प्रश्न हैं अभी आपके 14 प्रश्न, यह आपके भाषा से रिलेटेड है, यानी शुरू के जो 14 प्रश्न इस पेपर में दिए गए हैं वो भाषा से रिलेटेड दिए गए हैं। अब कुछ व्याकरण और काव्य शास्त्र के जो प्रश्नों की संख्या है बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं 14वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, उत्शिष्ट, उत्धन शिष्ट। आगे है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो पुरस्कार जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि के उदाहरण भी देख लेते हैं, वांगम्य, उच्छृंखल और सृष्टि, यह व्यंजन संधि के उदाहरण है। हो सकता है थोड़ा सा प्रश्न को घुमाकर पूछ ले, तो यह आप याद रखिएगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है मुरारी, है ना। मुर नामक जो राक्षस था उसका अरि, उसका शत्रु भगवान कृष्ण, तो मुरारी। मुरारी वैसे नाम किसी का भी हो सकता है, लेकिन मुरारी से तात्पर्य हम श्री कृष्ण से ही लेते हैं। अभि उपसर्ग से निर्मित नहीं है, तो अभिन्नता शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है, क्योंकि भिन्नता एक शब्द है, भिन्न और उसमें अ लगा है, तो भिन्न में अ लगा है, अभी नहीं लगा है। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान। अब अभी को हटा दे तो शाप, भाषण, मान, इनका कोई अर्थ निकलता है, लेकिन अभी को अर्थ हटा दे तो निम्नता का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आगे देखते हैं कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, तो सैंधव, यादव, दैत्य, इन सब में प्रत्यय है। किताब में कोई प्रत्यय नहीं है, और किताब देखी जाए तो हिंदी का शब्द भी नहीं है। अगर यदि आपको वैसे समझ में नहीं आए तो ऐसे भी देख सकते हैं, किताब हिंदी का शब्द नहीं है, उर्दू या फारसी का शब्द है, ये है। संयुक्त वाक्य कौन सा है, मैं कश्मीर गया और वहां से फल लाया, तो और आ गया है, अतः यह संयुक्त वाक्य है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है संन्यास, यानी डबल ना या तो लगे या बिंदी लगे, यहाँ पे दो आधे आधे ना भी लगाकर आप ये वर्ड लिख सकते हैं, और चाहे तो बिंदी ऊपर एक लगा दें और एक आधा ना लगा दें। अशुद्ध शब्द है पूजनीय, क्योंकि सही शब्द होता है पूजनीय। 24वें नंबर का प्रश्न है, इसको आप लोग मुझे बताएंगे। इसमें दिए हुए हैं शुद्ध शब्द छांटना है। लघुत्तर, अनुगृहित, लब्ध प्रतिष्ठित और अभिष्ट। तो लघुत्तर जो आंसर की आई है उसमें लघुत्तर को माना है सही शब्द, अनुगृहित भी गलत माना है,
और लब्ध प्रतिष्ठित भी गलत माना और अभिष्ट भी गलत माना है। लघुत्तर को सही माना उन्होंने। वैसे इसको आप चेक कर सकते हैं अपने स्तर पे, बाकी मैं भी इसे चेक करके आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। आगे देखते हैं 25वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। रमणीयार्थक प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किसकी परिभाषा है? तो यह पंडित जगन्नाथ द्वारा दी गई परिभाषा है और इनका ग्रंथ है रसमीमांसा। ठीक है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य के हेतु कौन कौन से? प्रतिभा, अभ्यास और शास्त्र ज्ञान। वो कहते हैं कि 3 चीजें होनी चाहिए काव्य रचना करने के लिए। व्यक्ति में क्या होना चाहिए? एक तो प्रतिभा होनी चाहिए, दूसरा अभ्यास यानी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और तीसरा शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी तुकबंदी की, जैसे बाद में प्रयोगवाद के काल में और उसमें चली कविता तुक, प्रयोगवाद में तो तुक भी नहीं थी, जैसे कि तुकबंदी की कोई भी कविता कर ले, ऐसा नहीं है। किसी भी विषय पर लिखने से पहले शास्त्रों का ज्ञान हमें अर्जित करना चाहिए। ठीक है। और अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। ये सब है दंडी के अनुसार। किस आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का माना है? तो ये भामे है। सही उत्तर है भामे। ये काव्य शास्त्र के प्रश्न शुरू हो गए हैं। किस काव्य में केवल एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है? यह है खंड काव्य। यह प्रश्न आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा था, शायद नेट से पेपर के आसपास पूछा था कि मैम खंड काव्य में और प्रबंध काव्य में क्या अंतर होता है। तो ये देख लीजिए, जिस काव्य में केवल एक घटना या अनुभूति का वर्णन होता है वो खंड काव्य होता है, और जिसमें लंबा वर्णन हो या पूरे जीवन का वर्णन हो, या जिसके बहुत सारे भाग हों, मतलब भाग से मतलब संपूर्ण वर्णन यदि किसी चीज में है और उसमें बहुत सारे खंड, भाग, पार्ट ये सब मिलेंगे, आपको पूरा एक सम्यक वर्णन मिलता है जीवन का, तो वह प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। जैसे रामचरितमानस है अपना, वो प्रबंध काव्य है। ठीक है। वैसे मैंने कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे दिया था, लेकिन फिर भी आज प्रसंग आया तो स्पष्ट कर दिया। 29 नंबर पे देखते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। संयोगादि निष्पत्ति, ऐसा वाला सूत्र आपको याद है ना, वो नाट्य शास्त्र के अंतर्गत ही है। आगे है काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। तो यह कहा है काव्य के विषय में जयशंकर प्रसाद ने। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को हम अलंकार कहते हैं, या वो काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं अलंकार। तो इसका सही इसका आंसर है, दंडी ने ये कहा है। और इसका हिंदी रूपांतरण हमने जो उत्तर प्रदेश वाला प्रवक्ता भर्ती वाला जो पेपर सॉल्व किया था उसके अंतर्गत देखा था। मैं आपसे पुनः ये कहना चाहूंगी कि जो पीजीटी लेवल के जो पेपरों की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश के हों या नेट के हों, जैसे नेट तो थोड़ा उच्चतर हो गया, आप उन पेपर्स को सॉल्व जरूर करिए, क्योंकि सभी के सभी में से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। क्योंकि 4 चीजें हमें पढ़नी है। हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत गद्य विधाएं भी आ जाती हैं। दूसरा है व्याकरण, तीसरा है काव्यशास्त्र, और चौथा है भाषा विज्ञान वाला पार्ट। तो 4 पार्ट पढ़ने, और चारों की चारों यूपी में भी पूछे जाते हैं। इंडिया के किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम किसी भी राज्य से आप दे रहे हो, ये जो प्रश्न पत्र मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, इनको महत्वपूर्ण प्रश्न मानते हुए बार बार आप लगाएं। यदि सिलेबस में आपको लग रहा है कि कवर नहीं कर पाएंगे और पेपर का फॉर्म भर दिया है, तो सिलेबस हालांकि कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मन में असमंजस है तो पुराने प्रश्न पत्रों को अधिक से अधिक लगाएं, ताकि कुछ प्रश्न तो हमारे रट जाएं हमें पेपर से पहले। ठीक है। और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पे, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, बस प्लेलिस्ट आपको चेक करनी है। जैसे कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा, ये पेपर तैयार करने में 2 दिन का समय मुझे लग गया। इस बीच आपकी इकाई नंबर 5 में गोदान, जितनी भी कविताएं हैं, एक राम की शक्ति पूजा रही है, बाकी सब कविताएं पढ़ चुके हैं, सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं, निबंध हम पढ़ चुके हैं। ये सब के सब हमें पढ़ने हैं, यानी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ तो तब तक आप अपने स्तर पर प्लेलिस्ट से जो गद्य रचनाएं दी हुई हैं उनको पढ़िए, पुराने पेपर लगाइए। आप इतना भी 2 दिन में नहीं कर पाएंगे, और तब तक वीडियो आ ही जाता है। आगे देखते हैं, ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन। ध्वनि को सुनने से आनंद बढ़ जाता है। रस गंगाधर,
यह रचना है पंडित जगन्नाथ की। वक्रोक्ति का भेद नहीं है, शब्द वक्रता। और भेद कौन कौन से हैं वक्रोक्ति के, वह भी देख लेते हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, यह भी होती है। पद पूर्वार्ध वक्रता, यह भी होती है। प्रबंध वक्रता, यह भी होती है। लेकिन शब्द वक्रता नाम की कोई चीज नहीं होती। यहां ऑप्शन जरूरी है, मैंने लिख दिए हैं। नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है, तो नगेंद्र का ग्रंथ है रस सिद्धांत। रस मीमांसा किसका है, रस मीमांसा है पंडित जगन्नाथ का। रसज्ञ रंजन किसका है, यह शायद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। और साहित्य दर्पण है विश्वनाथ जी का। ठीक है, तो ये चारों भी आप याद कर लीजिए। हो सकता है अब की बार रस सिद्धांत नगेंद्र का पूछा है, अगली बार हमें साहित्य दर्पण पूछ ले। अगली बार क्या, पुराने पेपर्स में तो पूछे ही गए हैं। ध्वनि के त्रिविध प्रकार कौन कौन से हैं, वस्तु, अलंकार और रस। ध्वनि के 3 प्रकार हैं, वस्तु, अलंकार और रस। पुनः इन पेपर्स को रिवीजन का समय शायद नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप साथ के साथ याद करने का प्रयास करें। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं वीडियो को वहीं रोकिए, उस प्रश्न को 2 से 3 बार साथ की साथ याद कर लीजिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1-1.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर करना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जिसका सामना सभी विद्यार्थी कर रहे हैं। सुकून की बात यह है कि हम अकेले से नहीं जूझ रहे हैं, जितने भी हमारे साथ बैठेंगे उसमें प्रतियोगी परीक्षा में, वो सभी इस समस्या से रूबरू होंगे। आगे देखते हैं, अभिनव गुप्त की रस निष्पत्ति विषयक मत को आप क्या कहते हैं, अभिव्यक्तिवाद। ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, दोनों में अभी अभी शुरू में आता है अभिव्यक्तिवाद। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो उत्पन्न होती हैं, जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने से नहीं, वो सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि क्रियाएं कौन सी हैं, मानसिक, मन में चलने वाली क्रियाएं। भावाकत्वम साधारणीकरण, यह किसने दिया है, तो हम सब जानते हैं कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता 4 लोग हैं, भट्टनायक, भट्टशंकुक, भट्टलोल्लट और अभिनव गुप्त जो हैं। अब साधारणीकरण शब्द से संबंधित जो कुछ भी कार्य किया है वो भट्ट नायक ने किया है, तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। बाकी जब हम काव्य शास्त्र वाला पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। बस आपको चैनल पे नियमित बने रहना है, परीक्षा तक भी और परीक्षा के बाद भी। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति के लिए किया है, तो यह है भट्ट शंकुक। चित्र तरंग न्याय अनुमितिवाद जैसा कुछ है ना, तो ये शंकुक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण होता है आलंबन धर्म का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे बड़ी बात के बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है, रस का साधारणीकरण होता है तो किसका होता है, आलंबन धर्म का साधारणीकरण होता है। व्याख्या मैं यहाँ नहीं करूंगी, जैसा कि मैंने कहा पेपर में पहले से ही 150 प्रश्न है, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, व्याख्या नहीं करूंगी। जब काव्य शास्त्र वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे, जिसके लिए मैंने आपको कहा है कि वो मैं मार्च में आपको करवाऊंगी, तो बस तभी इसको समझेंगे, क्योंकि वह मैं आपको बोर्ड पे करवाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा अभी प्रयास चल रहे हैं। तो जब हमारी सेटिंग हो जाएगी उसके बाद बोर्ड पर मैं आपको ये काव्य शास्त्र वाला करवाऊंगी। तब तक आप लोगों को पुराने पेपर, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाओं से रिलेटेड या जो भी बुक्स आपके सिलेबस में लगी हुई हैं वो सब कंप्लीट कर लेनी है। 43वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो सीधे सीधे वीर रस की पंक्तियां हैं और रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। वैसे इसमें रस पूछा है तो वीर रस। आश्रय की वे चेष्टाएं जिससे उसके हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त होती है उसे क्या कहलाते हैं, अनुभाव। यदि नहीं भी आ रहा है, यदि किसी कारण से नहीं भी आ रहा है तो ये देखिए, मानसिक क्रियाएं जो उत्पन्न होती हैं, आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रिया, तो ये अनुभाव का एक प्रकार है सात्विक, लेकिन ये उत्तर तो यही मिल जाएगा ना, अनुभाव। और इसमें क्या पूछ रहा है, आश्रय की वे चेष्टाएं हृदयगत भावों की सूचना देती है, अनुभाव कहलाती है। तो यहां से इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। यदि ध्यान पूर्वक प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो 150 प्रश्न हैं। देखिए साहित्य को छोड़कर उसके अलावा यदि किसी पाठ से 150 प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो इसका मतलब बहुत सूक्ष्म अध्ययन हमें उस पाठ का करना पड़ेगा। और प्रश्नों के उत्तर भी आपको 1 से 2 प्रश्नों के उत्तर भी मुझे लगता है प्रश्न पत्र में आ ही जाएंगे, क्योंकि रिपीट ना करें ऐसा संभव ही नहीं है। वे दयालु दीन हो तू दानी हो भिकारी, तो ये भक्ति रस की
पंक्तियां। कौन सा रस है? भक्ति रस। सौंदर्यम अलंकार किसका ग्रंथ है? वामन का ग्रंथ है। रुयक का ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व। यहाँ ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, ये याद करने हैं हमें, बिल्कुल रट जाने चाहिए। सौंदर्यम अलंकार वामन। वामन कौन से थे? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। बेटा इसे हिलाओ मत मेरी टेबल को। सौंदर्यम अलंकार है यह किसकी, सॉरी वामन का है। रुयक का ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व। उपमा अलंकार, हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। तो पूर्णेंदु सा, पूर्णेंदु जैसा, तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब अगले पंक्तियां देख के इसमें अलंकार पूछा है देकर। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। रूपक अलंकार है। कैसे के? असुवन जल सींच सींच के, आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने अपने प्रेम की बेल को बोया था, यानी बहुत कष्ट से मैंने अपने प्रेम को पाला है या प्राप्त किया है या उसको कहें तो विकसित किया है। अब तो प्रेम फैल गई, अब तो प्रेम बेल फैल गई, अब आनंद फल हुई। अब मेरा प्रेम जो है वो परिपक्व हो चुका है, अतः अब कौन सा फल आएगा? आनंद का फल ही मुझे मिलेगा, है ना। आंसुओं से सींच सींच के जब तैयार, मतलब अपनी बहुत सारी चीजों को त्याग करके तपस्वी के समान जीवन व्यतीत करते हुए जो तैयारी आप सब कर रहे हैं पेपर की, और उसके बाद जो फल होगा तो वो तो आनंद का ही होगा ना। जब आप परिपक्व हो जाओगे, जब आपकी विषय पे पकड़ हो जाएगी, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, और जब आप पक जाओगे तो फिर तो आनंद का फल ही होना है। परीक्षा चाहे कोई भी हो, मैंने फिर भी कहा कि इसमें जगह सीमित है। यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी हो रही है, और भाई लोग अन्य राज्यों से भी परीक्षाएं देंगे। अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है, ठीक है, विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बात नहीं करेंगे क्योंकि पेपर लंबा है। आगे बढ़ते हैं। जहां प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? व्याज स्तुति अलंकार। बहुत सारे प्रश्न अलंकारों से। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। तो ये उदाहरण अलंकार का है, उदाहरण अलंकार का उदाहरण है ये, क्योंकि जैसे शब्द यहाँ पे आ गया। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, अच्छी हो भले ही आप कितनी भी अच्छी बात कहें, लेकिन यदि अवसर पर उसे नहीं कह रहे हैं तो वो फीकी लगेगी, बेकार लगेगी। जैसे कि यदि आप युद्ध का वर्णन करते करते बीच में श्रृंगार का वर्णन कर दें तो यह बात बिल्कुल बेकार लगेगी। आगे देखते हैं। मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही। तो यह विभावना अलंकार है, बिन पावक दही। कहने का तात्पर्य है कि जिन ते दुख लई, मुनि और तपस्वी जिनसे दुख प्राप्त कर रहे हो, वे नरेश, वो राजा बिना पावक के ही जल जाते हैं, बिना आग के ही जल जाते हैं। तो जब बिना कार्य के कारण हो रहा हो, जब बिना कारण के कार्य हो रहा हो तो वो विभावना अलंकार है। अब बिना ही आग के जल जाएंगे तो विभावना अलंकार हो जाएगा। चले बिनु पग सुने बिनु काना, यह भी इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। कंकन किंकन नुपर धुनि सुन, कहत लशन सन राम हृदय गुण। चौपाई छंद है, 16-16 की मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 12-13 पर यति रोला छंद है, ठीक है। और रोला छंद का उल्टा छंद का विपरीत छंद कौन सा होता है? दोहा। ये सोरठा का दोहा उल्टा होता है, ये थोड़ा याद नहीं आ रहा, आप इसको इतना ही पढ़ें। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 12-13 पर यति रोला छंद। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारो, आठों सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराय विसारो। तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें है सवैया छंद। इसके अंतर्गत कौन सा है? सवैया छंद है। और ये किसकी पंक्तियां हैं? तो यह रसखान की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। हम सभी जानते हैं रसखान ने सवैया लिखे, उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और हाँ, दोहा छंद का विपरीत छंद सोरठा होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके अभी उत्तर प्रदेश वाला जस्ट पेपर कराया तो उसके प्रश्न भी दिमाग में चलते रहते। चौपाई में प्रत्येक उसमें लाइन में 16 मात्राएं होती हैं। साथ ही साथ दोहा छंद का विपरीत छंद सोरठा होता है, ठीक है। ये आगे देखते हैं। 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद क्या कहलाता है? 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद क्या कहलाता है? कवित्त। और कवित्त किसके प्रसिद्ध हैं? घनानंद के, ठीक है। स्तन का दीवा करूं बाती मैलो जीव, लोही सींचो तेल त्यों, तब मुख देखो पीव। तो यह दोहा छंद का उदाहरण है।
चिरजीवों जोरी जुरे, क्यों ना हो स्नेह गंभीर, को घटिये ब्रज भानुजा, वे हलधर के वीर। तो इसमें शाब्दी व्यंजना है। और देखिए उत्तर प्रदेश भर्ती वाला जो आपका पीजीटी वाला लास्ट पेपर मैंने सॉल्व कराया था, उसमें भी यह प्रश्न था, वहां शब्द सही उत्तर माना है शाब्दी व्यंजना। और आरपीएससी ने जो उत्तर माना है वह माना है आर्थी व्यंजना। इसको मैंने पूछा भी था कमेंट बॉक्स में कि आप लोग चेक करके बताइए, तो इसका उत्तर आपने बताया था शाब्दी व्यंजना। तो इसको आप चेक कर सकते हैं ना, वैसे थोड़ा सा इसको आप शाब्दी व्यंजना मान सकते हैं, लेकिन आरपीएससी ने इसको आर्थी व्यंजना ही बताया फाइनल आंसर की में। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही, अब इसके जो पंक्ति है अंत में है, लयमान होता है। तो ये सुमित्रा नंदन की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। छंद शास्त्र के रचयिता पिंगल। भारतीय साहित्य में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? नाट्य शास्त्र के अंतर्गत हुआ है, क्योंकि सर्वप्रथम ग्रंथ ही नाट्य शास्त्र था और इसका अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी नाट्य शास्त्र में हुआ है। ये हो गई भारतीय काव्य शास्त्र के प्रश्न जो 62 नंबर पे हमारे समाप्त होते हैं। अब 63 नंबर से पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, उनको देखते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम क्या है? प्लेटो गुरु हैं, उनके शिष्य हैं अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य हैं सिकंदर। प्लेटो की रचना नहीं है, तो पोरिपोइटेकस यह अरस्तु की रचना है, अतः प्लेटो की रचना नहीं हो सकती। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि प्लेटो की रचना कौन कौन सी है। अ ओन, रिपब्लिक और पोलितेइपा, यह प्लेटो की रचनाएं हैं। अरस्तु का काव्यलोचन संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो अब ये जो पोरिपोइटेकस है, पेरिपोइटिकेस, यह अरस्तु का काव्यलोचना संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, अब बाकी इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं? पेरी इप्सुस, तो ये पेरी आए तो आप अरस्तु लगा दीजिएगा। प्रोलिटोरियन, बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो ये बायोग्राफिया लिटरेरिया अरस्तु का, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। और पेरी उपसुस और पेरिपोइटेकस, यह तो बार बार पूछे ही जाते हैं। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है, अतः वास्तविक सत्य नहीं है। तो इसके सही जो जिन पंक्तियों के जो सही में जिन्होंने इन पंक्तियों को कहा है या जिस लेखक की ये पंक्तियां, वह है प्लेटो। आगे देखते हैं, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का तात्पर्य क्या है? अरस्तु ने, देखिए सबसे पहले तो भारतीय साहित्य के अंतर्गत अनुकरण नाट्य शास्त्र में मिलता है, लेकिन पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अनुकरण से तात्पर्य क्या है? तो अनुकरण से तात्पर्य है पुनः सर्जन, है ना। जैसे अनुकरण से मतलब हम तो सोचते किसी का अनुकरण करना, किसी के पद चिन्हों पर चलना, इसको अनुकरण मानते, सामान्य भाषा की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की जब बात होगी तो उसका मतलब होगा पुनः सृजन करना, है ना। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने बताया है? अरस्तु ने काव्य को प्रकृति की अनुकृति बताया है। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है, यह है अरस्तु का कथन, क्योंकि इन्होंने ही तो बताया है। देखिए दोनों का इस प्रश्न से इसका उत्तर मिल सकता है ना। प्रकृति की अनुकृति किसने बताया? काव्य को, अरस्तु ने। और किसी की तरह कवि भी अनुकरता है, ये भी अरस्तु ने कहा है। असत्य कथन इसमें से छांटना है, बाकी मैंने चारों ही लिख दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है अगली बार इनमें से पूछ ले, तो चारों विद्वानों के कथन लिखे। सबसे पहले जो असत्य कथन है उसको देखते हैं। तो क्रॉन्चे का यह कथन असत्य है, अर्थात यह क्रॉन्चे ने नहीं कहा है कि कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोत्सव के लिए भाव है, कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोद्रेक के लिए भाव है, तो ये गलत है, ये क्रॉन्चे ने नहीं कहा। अब देख लेते हैं प्लेटो, अरस्तु और लॉन्जाइनस ने क्या कहा है। प्लेटो कहते हैं कि बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया है, ऐन्द्रिक को नहीं। अरस्तु कहते हैं कि प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्धृत हैं। लॉन्जाइनस कहते हैं कि साहित्य का संबंध तर्क से नहीं, कल्पना द्वारा, आप उसका कल्पना द्वारा पाठक को आनंद की अनुभूति करवाना है। साहित्य का तो मतलब साहित्य में कल्पना की प्रधानता है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में
कवि की अंतश्चेतना की अपेक्षा मिलती है। किसकी अपेक्षा मिलती है? कवि की अंतश्चेतना की। आई.ए. रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का प्रकार कौन सा नहीं है? कला नहीं है। वाच्यार्थ, भाव, अभिप्राय ये सब होते हैं, लेकिन कला अर्थ का कोई प्रकार नहीं होती। अर्थ के प्रकार किस किस को माने हैं? वाच्यार्थ, भाव और अभिप्राय को अर्थ का प्रकार माना है, कला को नहीं माना। टी.एस. एलियट ने अव्यक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है? तो टी.एस. एलियट ने अव्यक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने निबंध ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट में किया है। बाकी इनके जो अन्य निबंध है वो भी देख लेते हैं। द सेक्रेड वुड, अब्स्ट्रैक्ट क्रिटिसिज्म, द परफेक्ट क्रिटिक, ये भी इनके निबंध हैं, पूछे जाते हैं। द सेक्रेड वुड तो बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे पूछते हैं, टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर क्या स्थापित किया? तो टी.एस. इलियट ने कवि व्यक्तित्व को ध्यान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिया है, महत्व दिया है परंपरा और इतिहास बोध को। ठीक है, परंपरा और इतिहास बोध को। कुछ कुछ मैंने आपको शुक्ल का इतिहास ग्रंथ तब पढ़ाया था, तब भी ये चीजें क्लियर की थी, नोट्स में भी क्लियर की थी। शुक्ल ने कवियों का ऊपर भी काफी जोर दिया है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पे जोर देते हैं? परंपरा पे जोर देते हैं। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य क्या माना है? जनसाधारण का जनजीवन और प्रकृति को वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है। कल्पना मानव मस्तिष्क की विधायनी शक्ति है, यह किसने कहा है? कॉलरिज ने कहा है। देखिए, अब ये जो प्रश्न पत्र है इसको हम नोट्स के रूप में पढ़ रहे हैं। अब ये कोई ऐसा तो है नहीं, बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं कि मैम आपने जल्दी जल्दी करवा दिया। भाई देखो, यहाँ हम आंसर की चेक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये वन लाइनर के रूप में लिखे हैं और वन लाइनर के रूप में ही अभी याद हो जाने चाहिए, क्योंकि अब हम इसको परीक्षा से जस्ट पहले देख रहे हैं, तो अब तक ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। नहीं हो रही हैं तो इसके द्वारा मूल्यांकन हो जाना चाहिए हमारा कि भाई काव्य शास्त्र हमारा तैयार नहीं है, ये हमें तैयार करना है। समझ रहे हैं आप चीज को? इसमें बहुत ज्यादा समय हम नहीं लगा सकते कि इसकी व्याख्या में हम समय लगाएं। हाँ, यदि समय होता तो अवश्य लगाते। क्रॉचे के अभिव्यंजनावाद के 4 स्तरों में कौन सा स्तर नहीं है? तो विचार नहीं है, अंतः संस्कार, अभिव्यंजना और अनुषांगिक आनंद, यह क्रॉचे के अभिव्यंजना सिद्धांत का हिस्सा है, लेकिन विचार नहीं है। लोंजाइन्स के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? तो विपर्य शैलीगत दोष नहीं है। वालेयत, वागाडंबर, भावाडंबर ये शैलीगत दोष हैं। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है? तो लॉरेंस नहीं आता, लेनिन, गोर्की और कॉडवेल आते हैं। संरचनावाद का जनक माना जाता है सास्यूर को। मार्क्सवादी आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय रूप और शिल्प पक्ष पर बल देती है। तो यहाँ गुड़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, पता नहीं, देखिए लिखा भी है, और बहुत मुश्किल काम है ना, लिखना बहुत मुश्किल काम है। जो भी पुराने नोट्स हैं उनसे पढ़ाना तो आसान काम है, लेकिन किसी आपके लिए कुछ लिखना, कुछ तैयार करना, ये बहुत टिपिकल काम है छोटी गुड़िया के साथ। तो कथ्य के बजाय किस पक्ष पर बल देती है? तो रूप और शिल्प पर बल देती है शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति। ठीक है, आगे देखते हैं। देरिदा लेखन को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। दर्शन का नहीं मानते, ज्ञान का भी नहीं मानते और भावों का भी नहीं मानते। देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? तमाम सांस्कृतिक कर्म का। उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है, तो F.R. लिविस नहीं है। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? तो उदय प्रकाश की कहानी वॉरेन हेस्टिंग्स का साण, इसमें उत्तर आधुनिकतावाद की संकल्पना मिलती है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे प्रश्न एज इट इज पीजीटी और नेट के पेपर में से रिपीट है। मनहु कला रस भान कला 1600 बिन्नी में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज रासो में, ये पृथ्वीराज रासो का ही ये पंक्ति है, मनहु कला ससिभान 1600 बिन्नी। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? तो 69 समय है। सर्गों को इसके अंतर्गत समय में लिखा है, सर्ग या भाग न लिखकर समय लिखा हुआ है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? हम सभी जानते हैं, सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। तो अब ये कुछ साहित्य के प्रश्न भी इसमें आ गए हैं, है ना, जबकि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है
उसके अंतर्गत सेकंड प्रश्न पत्र के अंतर्गत ये आने चाहिए थे, लेकिन इसमें आ गए हैं। क्यों आ गए? क्योंकि इसमें कबीर ग्रंथावली है, ये लगी हुई है, पृथ्वीराज रासो के वो लगे हुए हैं, उस संदर्भ में आए हैं ये। विरह भुभंगम तन बसे मंत्र न लगे कोई, राम वियोग न जीवे, जीवे तो ब्योरा हो रूपक अलंकार। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घचघट राम है दुनिया देखे ना ही। कौन सा भाव इसमें व्यक्त हुआ? तो अद्वैतवाद का भाव है, जहां आत्मा और परमात्मा एक ही है ना। तेरा साई तुझ में ज्यो प्यूपन में बास, और कस्तूरी का मृग ज्यो फिर ढूंढे घास। ये कबीर का है ना, कबीर भी अद्वैतवाद सिद्धांत से कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो वही चीज है, दोनों एक ही भाव को व्यक्त करते हैं। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है, जहां बैठा वे तित ही बैठू, बेचे तो बिक जाऊं मैं। मीरा का भाव क्या है? पूर्ण समर्पण का भाव है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, माधुर्य भाव है। भ्रमर गीत प्रसंग का मुख्य प्रतिपाद क्या है? सगुण भक्ति की महिमा का गान व निर्गुण का खंडन। भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार रत्न है। यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का यह कथन है। सुफलिक सुत किसके लिए कहा है? अक्रूर के लिए प्रयुक्त है। अब ये कुछ आप जो, अब ये जो हमारा है 90 प्रश्न के बाद अब हमारा शुरू हो गया है कौन सा वाला भाग? ये जो चौथी और पांचवी जो आपकी इकाई लगी हुई है ना, जहां कविताएं या जो पद्य है वह पढ़ना है, और जो गद्य के रूप में आपकी कहानी और क्या क्या लगा हुआ है, निबंध है, उपन्यास है, तो ये जो लगे हुए हैं वह अब यहाँ से खंड आपका प्रारंभ हो गया। 90 से 150 तक के जितने प्रश्न है ना, वो सब आपके चौथी और पांचवी इकाई से पूछे जाएंगे। इनको देखने के बाद हमें ये समझना है, जैसा कि मैंने कहा था कि इसके माध्यम से ये देखेंगे कि कैसे तैयारी करें। जो भी कुछ पढ़ना है, जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं, उसके शुरू में जो भूमिका लिखी होती है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न वहां से भी बन रहा है, ठीक है। जो पाठ आप पढ़ रहे हैं उसका जो परिचय है उसको पढ़िए, उससे भी प्रश्न पूछ रहा है। और पूरी कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे कि लज्जा सर्ग इस बार नहीं है, इस बार चिंता और श्रद्धा सर्ग, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चिंता कौन से नंबर का सर्ग है, लज्जा कौन से श्रद्धा कौन से नंबर का सर्ग है, कौन सी बात मनु ने श्रद्धा से कही है, कौन सी बात प्रत्युत्तर में श्रद्धा ने मनु से कही है, कौन सी लाइन है कौन से सर्ग में लिखी हुई। 2 सर्ग लिखे हुए हैं, दोनों हम अच्छे से पढ़ चुके हैं चैनल पे, गलती की संभावना नहीं है। अंधेरे में कविता को आप लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। बहुत कम विद्यार्थी हैं जो अंधेरे में कविता को पढ़ रहे हैं। मुक्तिबोध की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 3 कविताएं, उसमें अंधेरे में भी दी हुई है। मुक्तिबोध वाली प्लेलिस्ट पे जाइए और अंधेरे में कविता को अवश्य पढ़िए। थोड़ी सी टफ कविता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ उसको आप थोड़ा 2 बार देख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, लेकिन गलती मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा फर्स्ट पेपर आपका चौथा और पांचवी इकाई पे। क्यों करेगा ये अभी के प्रश्नों से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आचार्य शुक्ल का उत्साह वाला निबंध हट गया है, बहुत सारे हट गए हैं, बस एक श्रद्धा और भक्ति शेष है। लेकिन श्रद्धा और भक्ति एक लंबा निबंध है, उसको भी 2 बार देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाएगा सूक्ष्म पूछा जाएगा, और वो देखो ये जो कविता है ना, इनको आप जब करेंगे ना हम लोग, तो ये इजी लगेंगी, ऐसा कोई टफ नहीं है। लेकिन निबंध में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, उसके लिए भाई निबंध थोड़ा सा मैं कहूँ ना ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पूरा निबंध रट लीजिए, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा आपको। आगे प्रश्न आएंगे तब चीजें क्लियर हो जाएंगी, घबराना नहीं है। देखिए मैं आपको कोई डरा नहीं रही हूँ, लेकिन सत्य से परिचित कराना मेरा काम है, तो बस मैं अपना काम कर रही हूँ। सुफलिक सुत अक्रूर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। काहे को गोपीनाथ कहावत, तो उपालंब है इसमें। और वैसे भी सूरसागर का भ्रमर गीत स्वयं ही एक उपालंब काव्य है। पूरा की पूरा भ्रमर गीत क्या है? उपालंब काव्य की श्रेणी में आता है। हंस जो रहा शरीर में, पांख जरागा भीग, हंस का भागी, पांख जरा गाभ्यागी। हंस का अर्थ है जीव, और यही यूपीपीजीटी में भी हमने पढ़ा था कि हंस का तात्पर्य क्या है? जीव। पियो वियोग अस बाउर जाऊं में, बाउर का क्या अर्थ है? पगली, बावली, बावली, बावली है ना, राजस्थान वाले तो आसानी से समझ लेंगे, बावली। जो पे चेराई राम की, करतना लजातो। चेराई का क्या मतलब है? सेवा। चेराई है ना, मैं तेरी चेरी हो जाऊं, तो सेवा। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जैसे कविता पढ़ो तो एक एक शब्द का अर्थ देखिएगा। अब ये पंक्तियां मैंने सारी लिख दी हैं, ठीक है। तो ये इसकी
ये गलत मैंने कर दिया, ये वाली पंक्ति असत्य है। जायसी की पंक्ति है, चढ़ा आसान गगन घन गाजा, ये जायसी की है। भजमन चरण कवल अविनाशी, ये सूरदास की नहीं है। कबीर की है, आंसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, ये कबीर की है। बिहारी की है, अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, ये बिहारी की है। भक्ति रस का जैसा पूर्ण परिपाक विनय पत्रिका में देखने को मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आपको अवश्य पढ़ना है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में काम आएगा। अब क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर सेकंड में लग रहा है तो आप पढ़ी, आप सोचोगे फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में भी अब तक, जैसे ये एक पंक्ति पूछी है, भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार रत्न, ये भी शुक्ल की किताब में आपको मिल जाएगी। और यह तुलसीदास से संबंधित जो पंक्ति है वो भी भक्ति काल के अंतर्गत शुक्ल की पुस्तक में मिल जाएगी। भक्ति काल तो शुक्ल से 100% तैयार करिएगा, भक्ति काल का प्रश्न आएगा, शुक्ल के बाहर नहीं जाएगा। और आदिकाल के संबंध में भी मैं ऐसा कह सकती हूँ। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? अब इसको 4 बार बता चुका है, इस प्रश्न को ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है इस पेपर में, है ना। चित्रावली चित्रावली चित्रावली, कितनी बार रिपीट करेंगे, है ना। तो एक बार में याद कर लीजिए, उस्मान की चित्रावली, ठीक है। बरबे रामायण वैराग्य संदीपनी दोहावली, ये तुलसीदास की। रीति सिद्ध काव्य धारा का कवि है, बिहारी है, यह उसमें यूपी पीजीटी में भी पढ़ा था। नी की दयाना कानी फी की परी गुहार, तजो मनोतारण विरुदु वारक वारुनी तार, तो ये भक्ति रस का उदाहरण है। तो पर वारु उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान, यमक अलंकार है यहाँ पर, है ना। एक ही शब्द तो कई बार प्रयुक्त हुआ है पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न है ना। उर्वशी यानी मोहन के उर में वास करने वाली, उर्वशी एक अप्सरा का नाम भी है, मेनका उर्वशी रंभा। लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, तो कवित्व किसने लिखे हैं? घनानंद ने लिखे हैं। आगे देखते हैं, वह मुस्कान वही मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी, आनी उर में अरती है। मैं वियोग की कौन सी दशा है? स्मृति, वही मुस्कान, है ना। गाना कोई याद आ रहा है क्या उसको देख के? मुझे तो गाना याद आ रहा है ना, सलमान खान वाला, कौन सी पिक्चर है? सुल्तान, है ना वो कौन सा वाला गाना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या? लिखिएगा ना। वो अखियां रूहानी कहीं जग घूमिया, तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें स्मृति आ रही है सलमान खान को, है ना। तो बस वही है, वही मुस्कान वही मृदु बतरानी, वही लड़कड़ी बानी, और उर में अरती है। तो वियोग की कौन सी दशा है? स्मृति दशा है। गानानंद की रचना कौन सी नहीं है? रसविलास नहीं है, ये शायद देव की है या मतीराम की है ना। अच्छा, घनानंद की देखते हैं, इश्कलता है, सुजान हित है और वियोग बेली है। चंचल किशोर सुंदरता में करती रहती रखवाली, लज्जा सर्ग की पंक्तियां है ना। तो अब क्योंकि ये है नहीं हमारे सिलेबस में तो इसको हटा देते हैं, ध्यान नहीं देना है। ओ जीवन की मरुमरीचिका, कायरता के अलस विषाद, कौन सा भाव इसमें व्यक्त हुआ है? चिंता का भाव व्यक्त हुआ है, क्योंकि ये चिंता सर्ग की ही पंक्तियां हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये भी नहीं देखना है क्योंकि ये लज्जा सर्ग हमारे सिलेबस में नहीं। कामायनी में श्रद्धा सर्ग का क्रम कौन सा है? तीसरा है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 35 है। वह एक और मन रहा राम का, जो न थका जो न जानता दैन्य, तो दृढ़ निश्चय का भाव है। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रथम पंक्ति है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर संदेश, जो भी है। बेटा मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरी टेबल को मत हिलाओ। 119वें नंबर का प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता आया ही विरोध, जीवन की त्रासदी में किसके जीवन की त्रासदी का वर्णन है? राम या निराला? तो इस प्रश्न को आरपीएससी ने हटा दिया था क्योंकि ऐसे प्रश्न का कोई मतलब नहीं बनता। राम के माध्यम से कह सकते हैं कि निराला ने अपने जीवन की त्रासदी का वर्णन किया है, लेकिन इस प्रश्न का कोई सही उत्तर बनता नहीं। कविता की देखें तो राम के जीवन की त्रासदी का वर्णन है, तो दोनों ही उत्तर हो सकते हैं, तो आरपीएससी ने इसे हटा दिया था। आगे देखते हैं, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो गोदान में जो गोबर पात्र है, जो होरी का पुत्र है गोवर्धन, तो वो रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी का किसान युवक है। रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी का किसान युवक है। गोबर गोदान उपन्यास आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, फटाफट से पढ़ डालिएगा। काम करते करते भी आप सुन सकते हो, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी फोन की विशेषता यही है कि जो चीजें हैं, कहानी है, निबंध है, निबंध तो ध्यान से देखना पड़ेगा, कहानी है, गोदान है, तो इनको आप काम करते करते ऑन कर लीजिए, स्पीकर ऑन कर लीजिए फोन का, कोई बड़ा वो आपके पास हो, पूरे घर को सुनाइए, क्या दिक्कत है इसमें? कोई बुरी चीज तो है नहीं। जो भी आप है, मैं विशेष से बात कर रही हूँ बहनों के पक्ष में, क्योंकि उनको ज्यादा घबराहट हो रही है।
तो जो लोग मेड अरेंज कर सकती हैं या अपनी सहायता के लिए किसी को बुला सकती हैं घर में, तो वो लोग आप सहायता लीजिए। लेकिन अगर नहीं ले पा रही हैं तो एक छोटा सा ब्लूटूथ का वो आता है स्पीकर सा, या उसमें बस काम करते सुबह का टाइम वेस्ट नहीं करना है, गोदान को लगा दीजिए, अपने फ़ोन से उसको कनेक्ट करिए, लगा दीजिए, सब लोग सुने, कोई दिक्कत नहीं है। यही तरीका है, वरना आप ये बस मुकाबले में आना है तो फिर कुछ भी करके करना है। बर्तन मांजते हुए सुनिए, झाड़ू लगाते हुए सुनिए, यात्रा करते हुए सुनिए, लेकिन यदि आप ड्राइव कर रहे हो खुद, भाई लोगों से निवेदन है, तो नहीं सुनिएगा, ठीक है। अगर कोई और ड्राइव कर रहा है या बस में या मेट्रो में आप यात्रा कर रहे हैं तो आप सुन सकते हैं। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो प्रोफेसर मेहता। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? तो कुटज, क्योंकि इनका निबंध संग्रह भी है, कुटज निबंध हमने चैनल पे पढ़ा भी है, तो यह निबंध है। बाकी उपन्यास है इनके बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, अनामदास का पोथा, ये तीनों ऑप्शन में थे, मैंने नहीं लिखे। बाण भट्ट की आत्मकथा विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी, बट अब ये हमारे सिलेबस में है नहीं। स्त्री की सफलता, ये कथन भैरवी का है, और ये बाण भट्ट की आत्मकथा के तीनों प्रश्न, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इनको नहीं करेंगे। बेटा आप थोड़ा प्लीज मुझे मेरा वीडियो कंप्लीट कर लेने दो, परेशान मत करो, बहुत ज्यादा परेशान हो। मोहन राकेश का नाटक नहीं है अंधायुग। अंधायुग धर्मवीर भारती का, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ये मोहन राकेश का नाटक है। पहले सिलेबस में थे जब ये पेपर हुआ था, अब नहीं है। तो आधे अधूरे नाटक का से संबंधित ये प्रश्न है, इसको भी लिखने का मन बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि सिलेबस में है नहीं। शुक्ल जी ने उत्साह निबंध भी हट गया है, फिर भी इसका जो लाइन है ये रटी हुई सी है, तो पढ़ के सुना देती हूँ। शुक्ल जी के अनुसार उत्साह के वर्ग में जो दुख के वर्ग में जो स्थान बह का है, उत्साह के वर्ग में वही स्थान किसका है? सही उत्तर था आनंद का। मैं फिर कह रही हूँ, निबंध आपको रटने से, याद से या करने पड़ेंगे, कुछ कुछ ध्यानपूर्वक देखने पड़ेंगे। शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार है प्रतिभाशील और साधन, तो श्रद्धा और भक्ति निबंध में से ये लिया हुआ है। प्रतिभाशील और साधन ये श्रद्धा के प्रकार माने हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया बहुत जल्दी करने के बाद भी। कौन से पात्र सुमेलित नहीं है? उसने कहा था का पात्र है लहना सिंह, कफन का पात्र है बुधिया, रोज का पात्र है मालती, परिंदे का महेश्वर नहीं है, तो ये गलत है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। उसने कहा था कहानी हम पढ़ चुके हैं, वहीं से ली हुई है। आगे की रोज कहानी का अन्य नाम गैंग्रीन है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए पुरस्कार मिलता। विचित्र जीवन है इनका, यह प्रेमचंद की कहानी कफन का कथन है, यह भी हम पढ़ चुके हैं। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है, ये डॉक्टर नामवीर सिंह का कथन है। ये परिंदे कहानी के परिचय में मैंने लाइन आपको पढ़ के सुनाई थी, यह भी हम पढ़ चुके हैं। दूर से दबी दबी, तो ये जो सौंदर्य की नदी नर्मदा, उससे लिया हुआ प्रश्न है जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नामवर सिंह वाला पूछा जाता है नई कहानी के विकास में, हो सकता है द्वितीय प्रश्न पत्र में इसको पूछे, पर यहाँ नहीं पूछेगा। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वही पुरानी हिंदी में बदल गई। कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। जैसा कि मैंने कहा कुछ प्रश्न रिपीट होंगे। फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा था कि पुरानी अपभ्रंश को, काफी बड़ा पेपर था, इसको लिखने में बहुत दिक्कत आई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी, और उसको जो शब्द उन्होंने प्रयुक्त किए हैं वो शब्द ये प्रयुक्त किए हैं, तो सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इतना लिखते लिखते थक गई थी मैं ना, पेन ही नहीं चल रहा था, ना लिखने का मन कर रहा था, और इतने सालों बाद लिखना, ओहो हो। स्थापना और तर्क का एक प्रश्न है, देखते हैं। देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चारित वर्ण ध्वनि के लिए निश्चित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चरित अर्थात साइलेंट नहीं है इंग्लिश की तरह। दोनों ही बात सही है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म, इसका सही संधि विच्छेद है। द्वंद्व समास नहीं है, परमपिता द्वंद्व समास नहीं है। रात दिन, हानि लाभ, माता पिता द्वंद्व समास है। शुद्ध वर्तनी है कई। मम्मट ने इनमें से कौन से तत्व को काव्य का प्रयोजन नहीं माना? तो मित्र सम्मित उपदेश को काव्य का प्रयोजन नहीं माना। अमंगल का नाश, यश की प्राप्ति और व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति यह काव्य का उद्देश्य हो सकती है। ध्वनि सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ मैंने ऑप्शंस भी लिखे हैं क्योंकि ये जरूरी है। तो ध्वनि के 2 भेद होते हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला, यह गलत है। सही कौन कौन से? लक्षणामूला को विविक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, यह सत्य है। और लक्षणामूला ध्वनि के 2 भेद होते हैं, यह भी सत्य है। ध्वनि के 2 भेद होते हैं, यह गलत है, लेकिन लक्षणामूलक ध्वनि के 2 भेद होते हैं, यह सही है। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि भी लक्षणामूला का ही एक भेद है।
आगे देखते हैं विनय पत्रिका के बारे में असत्य कथन क्या है कि इसमें 270 पद हैं, यह गलत है। सही क्या क्या है? सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई, ये सही है। ब्रजभाषा में लिखी है, सही है। आत्मनिवेदक एक गीति काव्य, यह भी सही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कलयुग ने जब तुलसीदास को बहुत अधिक प्रभावित किया, प्रताड़ित किया, तो उन्होंने हनुमान के माध्यम से और सीता जी के माध्यम से राम दरबार में अपनी अर्जी लगाई थी, जिसे विनय पत्रिका की कहते हैं। प्रसिद्ध इसके पद हैं, अबलो नसाही अवना नसे हैं। आगे देखते हैं कबीर संत कबीर से संबंधित असत्य कथन कौन सा है कि विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। तीर्थाटन का तो वो विरोध करते थे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो यही गलत है। सही कौन कौन से हैं वो भी मैंने लिखे हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सत्संग और नाम स्मरण पर बहुत बल देते थे, माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। सभी चीज सही है, लेकिन है ना, वो कहते थे कि गंगा में नहाने से कौन से पाप धुल जाते हैं, नहीं धुलेंगे। नागमती वियोग खंड से संबंधित असत्य कथन यह है कि इसमें वियोग वर्णन चैत्र मास से प्रारंभ होता है, ये गलत है। सही कौन कौन से हैं? जयसी ने 12 मासा के रूप में नागवती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है, सही है। वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है, यह भी सही है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी किया है। शुक शक्ति संवाद हम पढ़ते हैं, सारी चीजें सही है। अब देखिए कितने सूक्ष्म प्रश्न बन रहे हैं आपकी चौथी और पांचवी इकाई से, ठीक है। आगे देखते हैं। एक दिन सहसा सिंधु अपार आज तक घूम रहा मक्का कामायनी में, यह कथन कौन किससे कह रहा है? एक दिन सहसा सिंधु अपार आज तक घूम रहा, तो ये श्रद्धा सर्ग है, मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। जब मनु श्रद्धा का परिचय मांगते हैं, तब श्रद्धा अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं तो अपने पिता की प्रिय संतान हूँ और यहाँ पर ललित कलाओं के ज्ञान के लिए आई थी, लेकिन एक दिन सहसा सिंधु अपार, इसमें प्रलय आ गई और मैं यहाँ उस दिन से आज तक घूम ही रही हूँ। तो बस यही है, श्रद्धा का प्रत्युत्तर है मनु को। यह हमारे सिलेबस में आराधन का दृढ़ निश्चय, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, यह कथन किसका है? जामवान जी का यह कथन है, राम की शक्ति पूजक कविता से है। राम को प्रोत्साहित करते हुए जामवान ये कहते हैं। आधे अधूरे नाटक से संबंधित एक काफी बड़ा सा प्रश्न था, अब आधे अधूरे सिलेबस में ही नहीं है तो उस प्रश्न का मैं क्या करती। बाकी आप नाटक पढ़ना चाहें तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, छोटा सा नाटक है। तो काफी लंबा वीडियो हो गया है, ज्यादा बातें करने का समय मिला नहीं, लेकिन मुझे आशा है कि आगामी परीक्षा के लिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पुनः आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, साथ ही साथ अपने मित्रों को इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।